नीट 2024 परीक्षा को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनटीए ने फैसला लिया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन छात्रों का दोबारा परीक्षा होगा और यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। साथ ही एनटीए की तरफ से यह भी कहा गया कि परीक्षा निष्पक्ष हुई है, लेकिन चूंकि ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम दोबारा इन छात्रों को परीक्षा देने के लिए आयोजित करने जा रहे हैं। अगर कोई छात्र दोबारा परीक्षा देना नहीं चाहता है तो फिर उसका ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा और जो बाकी अंक है उस आधार पर उसकी रैंकिंग तय की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एनटीए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, 23 को आयोजित होगा, 30 को रिजल्ट आ जाएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका यानी कि अलख पांडे की याचिका का निपटारा करते हुए बाकी जो 3 याचिकाएं थी उन याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। देखना होगा जब 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट का आगे का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। नीट की परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में घिरा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों ने जिन्होंने ग्रेस मार्क पाया था उनका दोबारा परीक्षा के लिए कही है, जिसके लिए सरकार ने कहा है कि 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून को इसके परिणाम आ जाएंगे। पर क्या इसके बाद जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या आरोप खत्म हो जाएंगे? क्या जिस तरह एक ही एग्जाम सेंटर के 67 बच्चे हाई मार्क्स पाते हैं और उसमें से 7 टॉप करते हैं और 7 के 720 नंबर पाते हैं, क्या इन सवालों पर कोई जवाब मिलेगा? पर सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने कहा है कि उनका हर एक नेता, उनका हर एक छात्र के साथ खड़ा है, छात्र के परिवार के साथ खड़ा है। देखना होगा कि नीट परीक्षा में बैठे छात्रों को कब तक न्याय मिलता है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। कारण है कि अब उच्च सदन में भी समाजवादी पार्टी के खाते में नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। माना जा रहा है कि जैसे ही शुक्रवार को विधान परिषद के सदस्य शपथ लेंगे, उनमें इनकी संख्या 12 हो जाएगी और जिस संविधान कहता है कि कुल सदन के जो संख्या होती है उसके 10% से अगर आप कम रहेंगे, नतीजन विधान परिषद का पद नेता प्रतिपक्ष पद आपको नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि इस लड़ाई में कई लोग शामिल है। अगर बात करें सीनियरिटी के आधार पे, तो जिन नामों की चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी इनको नेता प्रतिपक्ष का पद सौंप सकती है उच्च सदन में, पहला नाम राजेंद्र चौधरी का है जो अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी है। दूसरा नाम गुड्डू शाह जमाली जो बसपा में थे, अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको विधान परिषद पार्टी ने भेजा है। तीसरा नाम लाल बिहारी यादव का है जो पहले से ही सदन में नेता थे, हालांकि उनको नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी नहीं मिला था। अब देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव का भरोसा कौन जीतता है, जिनको उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल होगी। और मैंने पहले ही बताया कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदल सकता है। दरअसल पार्टी ये निर्णय जो अभी बीते लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कई राज्यों में जो पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है उसके चलते ले सकती है। ऐसी चर्चाएं हैं कि करीब 7 से 8 राज्य ऐसे रहे हैं जिसमें पार्टी का जो रोल रहा है और जो रिजल्ट रहा है वो काफी निराशाजनक है, जिसके बाद पार्टी ये कदम उठा सकती है। और बात करें अगर युवा कांग्रेस की, तो युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष मौजूदा है बीवी श्रीनिवास, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, 1 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया था, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि नए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन
होगा और उत्तर भारत से पार्टी को नया युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी का भी ये जोर है कि उत्तर भारत में अगर पार्टी को मजबूत करना है तो उत्तर भारत से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन होना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मॉडल स्टेट गुजरात में दूषित पेयजल सप्लाई का मामला सामने आया है और जिसके कारण करीब 250 लोग बीमार हुए हैं। मामला बनासकांठा जिले के मुख्यालय पालनपुर का है, जहां वार्ड नंबर 6 में कोलेरा फैल गया और इस कोलेरा का फैलने का कारण जो सामने आया उसमें यह निकल कर आया है कि यहाँ पर कोलेरा दूषित पानी की सप्लाई के कारण फैला। इस इलाके में करीब 250 लोग बीमार हुए और अब तक अपुष्ट सूत्रों की माने तो 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अब तक 1 मौत दर्ज की गई है। दरअसल जांच में सामने आया है कि यहाँ जो पानी सप्लाई किया जा रहा था उसमें सीवर का पानी मिक्स हो गया और इसके कारण इस इलाके में कोलेरा फैल गया। अब प्रशासन नींद से जाग गया है। पूरे इलाके में साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 35 टीमें तैनात की गई हैं जो लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं और सीवर लाइन को रिपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा पानी को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं। प्रशासन अब पूरी तरीके से जागृत हो गया है और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं फिर से कोलेरा ना फैल जाए। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में साधु संतों ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है और 4 प्रमुख बिंदुओं पर एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है, जिसमें सबसे प्रमुख है जो बीजेपी के फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह की जो हार हुई है, उनको कहीं यहाँ पर बीजेपी में प्रमुख भूमिका अदा की जाए, इसलिए उनको एक अच्छा पद दिया जाए, ये भी मांग की है। दूसरा, जो जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को अयोध्या के अंदर प्रवेश करने के लिए तमाम बैरियर्स जो लगाए गए हैं, उन बैरियर में जो दिक्कतें होती हैं, उन बैरियर को हटाए जाने और स्थानीय लोगों को सुगम रामलला के दर्शन हो सकें और अंदर प्रवेश मिल सके, अयोध्या में उनकी गाड़ियां जा सकें, उनका वैलिड आधार या वैलिड परिचय पत्र देकर उनको अंदर प्रवेश किया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यह भी बिंदु उसमें शामिल की गई है। तीसरा जो बिंदु है उसमें बहुत अहम है कि जिन लोगों को जब रामपथ का निर्माण हुआ और रामपथ के निर्माण के दौरान जिनकी दुकानें गई हैं, एक बार उनसे फिर से बात किया जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। और चौथा जो प्रमुख बिंदु इसमें यह भी है कि जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों का निर्माण चल रहा है, वहाँ जो मलबे पड़े हुए हैं बरसात से पहले, वो सारे मलबे हटा लिए जाएं। ये 4 प्रमुख बिंदु है जिन प्रमुख बिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से भेजा गया है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जल संकट गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजामुद्दीन जैसे इलाकों में पाइपलाइन फूटने की वजह से हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। ये महज निजामुद्दीन इलाके की ही बात नहीं, राजधानी दिल्ली में 13,383 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है, जिसमें कई जगह दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फूटी हुई है। पानी की किल्लत के बीच में राजधानी दिल्ली में पानी की बर्बादी अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। पिछले दिनों मंत्री आतिशी ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही। वहीं अब दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है, ये तो खुद सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को ही सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि कई मर्तबा शिकायत करने के बाद भी पाइपलाइन ठीक नहीं की गई है। फिलहाल चिंता का ये विषय है कि जब तक दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तब तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जनता के हिस्से का हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ पाइपलाइन लीक होने की वजह से हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, तो वहीं राजधानी का ही विवेकानंद कैंप ऐसा इलाका है जहां पर 1 साल से ज्यादा पाइपलाइन को बिछे हो गया है, लेकिन अभी तक वहां पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। यही वजह है कि सुबह टैंकर आते ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। राजधानी दिल्ली के कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर कमोवेश हालात यही है। फिलहाल राजधानी दिल्ली की प्यास कब बुझेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। साइबर सिटी गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने की तैयारी एक बार फिर अधूरी पड़ी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जैसे ही मानसून आता है वैसे ही जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। चौक चौराहों पर जहां भारी जलभराव की समस्या होती है तो लोगों को भी समस्या से दो चार होना पड़ता है। हालांकि हर साल मानसून से पहले तमाम अधिकारी ये दावा करते हैं कि इस बार मानसून और जलभराव से निपटने की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन वो दावे पहली बारिश में ही धुल जाते हैं और इस बार भी इसी तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के द्वारा जो जलभराव से निपटने के लिए बरसाती ड्रेन बनाया गया है वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पर भारी जलभराव होने की संभावना है, लेकिन अधिकारी एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है और जलभराव जैसी समस्या इस बार गुरुग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये तो मानसून के दौरान ही पता चल पाएगा कि ये दावे कितने सच साबित हो पाते हैं। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जैसी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के दोबारा राज्यसभा में जाने के बाद उनकी खाली हुई सीट पर एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिया है। सुनेत्रा पवार राज्यसभा में एनडीए के साथ बैठी हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ उनको हराने वाली उनकी ननद सुप्रिया सुले लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथ नजर आएंगी। एक दूसरी खबर आई कि छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की खबर मीडिया में सामने आने के बाद एनसीपी के सभी प्रमुख नेता सामने आए और उन्होंने नाराजगी खबरों को खारिज कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। अगर आप ब्रांडेड कंपनी का आइसक्रीम खरीदते हैं और खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मुंबई से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति रात को आइसक्रीम ऑर्डर करता है, डिलीवरी उसके घर पर होती है और उसके बाद जब आइसक्रीम का पैक खोलता है और उसे खाता है तो उसमें से निकलती है उंगली। हालांकि व्यक्ति तब तक आधा आइसक्रीम खा चुका रहता है। उसके बाद उसका वीडियो भी बाकायदा वो व्यक्ति निकालता है और पूरे मामले को लेकर रात को ही वो मलाड के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। हालांकि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आइसक्रीम में जो फिंगर मिला था उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ब्रांडेड कंपनियां आइसक्रीम बेचती है या फिर खाने पीने की अन्य चीज़ें बेचती हैं, उससे लोगों को नुकसान होता है। इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ब्रांडेड कंपनी है जिसका ये आइसक्रीम था उसे भी पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है, पर अभी तक कुछ जवाब नहीं आया है। तो ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अमूमन संघ और बीजेपी की तल्खी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया, जिसमें बीजेपी को अपने बूते सत्ता नसीब नहीं हुई। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेवे कहा कि एरोगेंसी ठीक नहीं है और अच्छा स्वयंसेवक वो होता है जो सबको मिलकर साथ लेके चले। इसके बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में साफ साफ कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज किया गया, यानी संघ के लोगों की भूमिका को प्रयोग में लाया ही नहीं गया। इसके बाद साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच तल्खी अब सामने आ गई है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक संघ और बीजेपी के बीच से जब तक कोऑर्डिनेशन का बेहतर समन्वय नहीं होगा तो ये तल्खी और भी बढ़ सकती है, जो निश्चित रूप से बीजेपी और सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हार के बाद कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बदली हुई रणनीति के तहत कांग्रेस अब तमाम सारे उन आंदोलनों के साथ खड़ी है जो सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अब नर्सिंग घोटाले और नीट में हुए फर्जीवाड़े को लेकर युवाओं के साथ मिलकर सड़कों पर है। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर उतारी कर्मचारियों को भी कांग्रेस का साथ मिलने लगा है। अब कांग्रेस
खुलकर हर उस संगठन के साथ खड़ी है जो सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा, जिसमें कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाए हुए है और इसीलिए उनके तमाम सदस्यों ने ऐसे सवाल लगाए हैं जिनके उत्तर देने में सरकार को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल में हुए बिहार में आपराधिक घटनाओं का एक ब्यौरा सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने इसके जरिए नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए साफ तौर पे आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में किस तरह के सुशासन स्थापित करने की कोशिश में जुटी है, इसका जीता जागता उदाहरण और ब्यौरा है। तेजस्वी यादव ने अपने इस हमले के जरिए बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि जिन लोगों द्वारा बिहार में जंगल राज का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव को घेरने का मामला लगातार आते रहता है, उन्हीं के राज्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। इसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जिनके पिता जंगल राज के पुरोधा रहे हैं, उनके बेटा इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार के किस तरह के हालात थे और उन हालातों से नीतीश कुमार ने कैसे उबार कर सुशासन स्थापित किया है, जनता को सब कुछ पता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और आरजेडी हमलावर है, वहीं एनडीए के तमाम नेता इन आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए एक तरह से कहें बचाव कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड में सरकार में शामिल दोनों दलों के बीच नए और बड़े बदलाव हाल के दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आलमगीर आलम के इस्तीफा देने के बाद न सिर्फ कांग्रेस में नेता विधायक दल का पद खाली हो गया है, बल्कि एक मंत्री पद भी खाली हो गया है। बुधवार को भी कांग्रेस की बैठक में इस विषय पर गंभीर विचार मंथन हुआ कि आखिर कांग्रेस विधायक दल का नेता किसे बनाया जाए। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से देखा जाए तो कल्पना सोरेन के विधायक पद की शपथ लेने के बाद राज्य में जो एक मंत्री पद पहले से खाली पड़ा हुआ है, उस मंत्री पद पर कल्पना सोरेन की नियुक्ति की चर्चा भी जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो कल्पना सोरेन झामुमो कोटे से मंत्री बनेंगी और आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस का कोई एक नया मंत्री शामिल होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही बिहार में विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई। एक तरफ जदयू और आरजेडी में बयानबाजियां शुरू हैं जिले के प्रभार को लेकर। जो मंत्रियों को जिला का प्रभार दिया गया है, उसमें एक तरफ जहां आरजेडी का कहना है कि प्रभार देने से कुछ नहीं होगा और बीजेपी के समीक्षा बैठक करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने विपक्ष को मौका दिया है और हम मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर के खड़ा रहेंगे जनता के लिए। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने आरजेडी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि ये जो तेजस्वी यादव हैं सपने देख रहे हैं, बड़बोलापन है कि ये 25 में सरकार बनाएंगे, ऐसा जो आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है, तो ये उनका बड़बोलापन है। और दूसरी बात, जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उस पर राजनीति की जा रही है। तो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं तो हम लोग जिम्मेदारी के साथ करेंगे, बखूबी जिम्मेदारी अपना निभाएंगे और जो जिन मंत्रियों को जिन जिलों में काम दिया गया है वो भाईचारा और विकास के मुद्दे पे काम करेंगे लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री बनाया गया है उस पर राजनीति तो शुरू हो ही गई है, लेकिन उन मंत्रियों के सहारे 2025 का विधानसभा चुनाव टारगेट किया जा रहा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। स्वच्छता में 7 बार से अव्वल आने वाले इंदौर नगर निगम में अब घोटालों की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों उजागर हुआ घोटाला ड्रेनेज को लेकर था, जिसमें 100 करोड़ से अधिक की राशि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से निकाल ली गई, जबकि ड्रेनेज लाइन डाली ही नहीं गई। इसी तरह से
सूखे कचरे को लेकर जिस कंपनी को 2 साल का ठेका दिया था उसे बाले बाले ही 7 साल का बढ़ा दिया गया और जनप्रतिनिधियों को जिसकी खबर भी नहीं लगी। दोनों अनियमितताओं की जानकारी महापौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी है। पत्र में कहा गया है कि इन दोनों घोटालों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। हालांकि ड्रेनेज घोटाले में 6 अधिकारी और 6 ठेकेदार पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। यदि इसी तरह घोटाले उजागर होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब स्वच्छता में अव्वल आने वाला इंदौर घोटाले में भी अव्वल हो जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मौसम की तल्खी और भीषण गर्मी के बावजूद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह ठंडा होता नहीं दिख रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के आने वाले श्रद्धालुओं ने आंकड़ों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है। अगर बात की जाए मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की तो अप्रैल माह में करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं अगर मई की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीब 60 लाख के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है वैसे ही मंदिर प्रशासन भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत है। वैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 1 वर्ष में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 17 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से देश दुनिया से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।